डीप फेक। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, शायद किसी मजेदार वीडियो में या फिर इंटरनेट मीम में। लेकिन अब ये सिर्फ मजाक नहीं रहा, ये एक ऐसा हथियार बन चुका है जो सच और झूठ के बीच की बहुत ही बारीक सी लाइन को मिटा रहा है। और यही है प्रामाणिकता का संकट। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और ये बात इस समस्या की जड़ पर चोट करती है। असली खतरा नकली वीडियोस नहीं है, असली खतरा है हमारे भरोसे का टूटना। सोचिए, अगर हम अपनी आंखों से देखी हुई चीज पर भी यकीन नहीं कर सकते, तो फिर सच्चाई क्या होगी? सच बचेगा कहाँ? तो चलिए बात करते हैं पहले और शायद सबसे बड़े खतरे की, जिसे कहते हैं लायर्स डिविडेंड। ये कॉन्सेप्ट खुद टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे यकीन करने की क्षमता पर होता है। तो आखिर ये लायर्स डिविडेंड है क्या? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी भ्रष्ट नेता के खिलाफ एक असली वीडियो सबूत के तौर पर सामने आता है और वो बड़ी आसानी से कह देता है, अरे ये तो डीप फेक है। बस जब हर चीज नकली लग सकती है तो असली सबूत की क्या कीमत रह जाएगी? यही वो डिविडेंड या फायदा है जो धोखेबाजों को मिलता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली ताकत नकली वीडियो बनाने में नहीं, बल्कि सच्चाई से इनकार करने की क्षमता में है। ये पत्रकारिता, हमारी न्याय प्रणाली और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब सबूतों का ही कोई मतलब नहीं रहेगा तो फिर जवाबदेही कैसे तय होगी? और ये खतरा सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये कितना और किस तरह का नुकसान पहुंचा रहा है। यूरोपीय संसद की एक रिपोर्ट इन खतरों को 3 मुख्य हिस्सों में बांटती है। पहला है मनोवैज्ञानिक, मतलब किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाना या सेक्सटॉर्शन जैसा अपराध। दूसरा वित्तीय, जिसमें धोखाधड़ी और आइडेंटिटी की चोरी शामिल है। और तीसरा सामाजिक, जो पूरे समाज के विश्वास और लोकतंत्र की नींव को ही हिला देता है। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे घोटाले नहीं है। हाल ही में हांगकांग की एक मल्टीनेशनल कंपनी का केस देखिए। एक फाइनेंस कर्मचारी को वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बुलाया गया। स्क्रीन पर कौन था? उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ और कंपनी के दूसरे सीनियर लोग। उन्होंने एक बहुत ही सीक्रेट ट्रांजैक्शन के लिए तुरंत फंड ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया। नतीजा, उस कर्मचारी ने $25 मिलियन यानी लगभग 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। और बाद में पता चला कि उस वीडियो कॉल पर मौजूद हर एक शख्स सिवाय उस कर्मचारी के एक डीप फेक था। ये कोई सेलिब्रिटी का मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट है। लेकिन नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता। इसका एक और बहुत ही घिनौना इस्तेमाल है, बिना सहमति के बनाए गए पोर्नोग्राफिक डीप फेक्स। और इनके निशाने पर लगभग हमेशा महिलाएं होती हैं। ये सिर्फ किसी की इमेज खराब करना नहीं, बल्कि किसी को मानसिक रूप से तोड़ने और समाज में उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबाने का एक हथियार है। इसका असर, अब जानते हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता है। एक डीप फेक पहले एक व्यक्ति को निशाना बनाता है, फिर उसका असर उस संस्था पर पड़ता है जिससे वो व्यक्ति जुड़ा है, और आखिर में ये पूरे समाज में न्याय और विश्वास की नींव को ही कमजोर कर देता है। तो इतनी बड़ी समस्या का हल क्या है? चलिए एक नज़र डालते हैं कि दुनिया भर में इसे रेगुलेट करने के लिए क्या किया जा रहा है। और शुरुआत करते हैं यूरोपियन यूनियन की रणनीति से। देखिए, कोई भी कानून बनाने से पहले ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डीपफेक है क्या। यूरोपियन यूनियन की परिभाषा के मुताबिक ये एआई से बना कोई भी ऐसा ऑडियो या विजुअल मीडिया है जो असली जैसा दिखता हो और जिसमें कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करता या कहता दिखे जो उसने असल में कभी नहीं किया। यूरोप का एआई एक्ट ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता पर आधारित है। उनका मानना है कि इस समस्या का कोई एक सीधा साधा समाधान नहीं है। इसलिए उन्होंने डीप फेक के पूरे जीवन चक्र को कंट्रोल करने के लिए 5 आयामों वाला एक ढांचा तैयार किया है। मतलब इसे बनाने वाले से लेकर देखने वाले तक हर लेवल पर। पहले 2 आयाम हैं, टेक्नोलॉजी और क्रिएशन। मतलब ऐसी एआई टेक्नोलॉजी बनाना जो डीप फेक को पकड़ सके, और साथ ही खतरनाक डीप फेक्स जैसे कि रिवेंज पॉर्न को पूरी तरह बैन करना। इसके अलावा किसी भी सिंथेटिक मीडिया पर साफ साफ लेबल लगाना जरूरी होगा कि इसे एआई से बनाया गया है। तीसरा आयाम है सर्कुलेशन, यानी इसका फैलाव। और यहाँ जिम्मेदारी आती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। उन्हें डीप फेक पहचानने और उन्हें हटाने के लिए सिस्टम बनाने होंगे।
ये अमेरिका के नो फेक्स एक्ट के नजरिए से थोड़ा अलग है, जो मुख्य रूप से एक व्यक्ति के अपनी इमेज या आवाज पर कंट्रोल रखने के अधिकार पर फोकस करता है। और आखिरी दो आयाम है टारगेट और ऑडियंस, यानी जो इसका शिकार बने हैं उन्हें कानूनी और मनोवैज्ञानिक मदद देना और आम जनता को मीडिया लिटरेसी के जरिए इसके बारे में शिक्षित करना। तो बहस यही है, कौन सा तरीका बेहतर है, यूरोप की तरह पारदर्शिता पर जोर देना या अमेरिका की तरह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। ये सब सुनने के बाद एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, क्या हम बेहतर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी बनाकर इस समस्या को पूरी तरह से हल कर सकते हैं? रिपोर्ट का जवाब है बिल्कुल नहीं, और इसके कारण बहुत साफ हैं। पहला, डीप फेक का असर सिर्फ उसे बनाने पर नहीं बल्कि उसके फैलने पर भी निर्भर करता है। और दूसरा, एआई के अलावा 3D एनिमेशन जैसी दूसरी टेक्नोलॉजी से भी उतने ही असली दिखने वाले नकली वीडियो बनाए जा सकते हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ कानून और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरे दार्शनिक सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। आखिर प्रामाणिकता का मतलब क्या है? और हमें ये भी मानना होगा कि हर सिंथेटिक मीडिया बुरा नहीं होता। इस टेक्नोलॉजी के बहुत से अच्छे उपयोग भी हैं, फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट से लेकर कला और यहाँ तक कि मेडिकल थेरेपी में भी। तो चुनौती ये है कि इसके गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जाए, बिना इसके अच्छे उपयोगों को नुकसान पहुंचाए। ये पूरी स्थिति हमें एक पुराने दार्शनिक सवाल शिप ऑफ थीसियस की याद दिलाती है। अगर एक जहाज के सारे हिस्से धीरे धीरे बदल दिए जाएं, तो क्या वो वही जहाज रहता है? ठीक उसी तरह अगर एआई हमारी कला, हमारी खबरें और हमारी पहचान को बदलना शुरू कर दे, तो इंसानियत का असल में बचेगा क्या? जब कुछ भी बदला जा सकता है, तो असली क्या है? ये सवाल अब सिर्फ फिलॉसफी का नहीं, हमारी हकीकत का है।